हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 247 के ऊपर। आज की वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं क्लास 12th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, और चैप्टर का नाम है मनी। जनरली अगर मैं बात करता हूं तो ये दो टॉपिक, एक मनी है हमारे पास और एक हमारे पास बैंकिंग है। मनी और एंड बैंकिंग का चैप्टर एक दूसरे के साथ मर्ज करके पढ़ाया जाता है, लेकिन ये वन शॉट वीडियो रहेगी सिर्फ और सिर्फ मनी के बारे में, जहां पर मैं आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं मनी के बारे में कि मनी एज ए सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बेसिकली क्यों एक्सेप्ट किया जाता है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं, जब मनी ऐसे सिस्टम के तौर पर यूज नहीं किया जाता था गुड्स को एक्सचेंज करने में, तो हमारे पास बार्टर सिस्टम हुआ करता था। और अगर बार्टर सिस्टम की बात की जाए तो क्या क्या दिक्कतें आती थी बार्टर सिस्टम के अंदर, उसके बारे में भी हम लोगों ने समझना है। और साथ ही साथ में हम लोगों ने यह समझना है कि मनी की वैल्यू कैसे निकलती है, और मनी ऐसे सिस्टम जब आया तो इसकी वजह से क्या क्या बेनिफिट हुए और इसकी वजह से क्या फायदे हुए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है, हमें यह डिस्कस करना है सबसे पहले कि सर हमारे पास मनी के अंदर क्या क्या है डिस्कस करने को। यानी कि इस पूरी की पूरी यूनिट के अंदर हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, तो जो टॉपिक हमने इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं, तो इसके अंदर सबसे पहला है मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी। यानी कि मनी का मतलब क्या है और इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मनी को क्यों एक्सेप्ट किया गया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम के अंदर क्या लूपहोल्स थे उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि हमारे पास मनी जो है उसके क्या क्या फॉर्म है, किस किस फॉर्म में मनी जो है वो अवेलेबल है। यानी कि हमारे पास जनरली दो टाइप के फॉर्म्स है मनी के, राइट। एक फुल बॉडीड मनी बोला जाता है और एक हमारे पास पैक्ड मनी बोला जाता है। और तीसरा हमारे पास आता है सर फंक्शंस ऑफ मनी, यानी कि मनी ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। और लास्ट हमने इसके अंदर डिस्कस करना है सप्लाई ऑफ मनी, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एंड मेजरमेंट ऑफ सप्लाई। यानी कि सप्लाई ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मनी सप्लाई का मतलब होता क्या है, और उसके बाद मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई की मेजरमेंट किस तरह से देखी जाती है, उसके बारे में भी हम लोगों ने इसके अंदर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ मनी के साथ। सबसे पहले बात करेंगे कि मीनिंग ऑफ मनी, मनी का मतलब है क्या, और दूसरी बात हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है इवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी कि मनी का इवोल्यूशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से हुआ, राइट। तो जनरली अगर मैं आपसे बात करूं कि मनी का मतलब क्या होता है, तो मैं आप लोगों को एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर मनी की बताऊं तो आप बोलेंगे कि मनी इज व्हाट मनी डज। यानी कि मनी बेसिकली क्या है, कहता है जो मनी करता है वही मनी है। यानी कि मनी जिस पर्सपेक्टिव से बनाया गया उसके पीछे का जो रीजन है वो क्या था, गुड्स एंड सर्विसेज को बहुत आसानी से क्या किया जा सके, एक्सचेंज किया जा सके। क्योंकि कुछ समस्या हमें बार्टर सिस्टम के अंदर देखने को मिलती थी। पहले हमारे पास बार्टर सिस्टम एक एक्सचेंज के तौर पर यूज किया जाता था। इसके पीछे का रीजन क्या था, अगर मैं बार्टर सिस्टम की बात करता हूं तो बार्टर सिस्टम का मतलब जनरली होता क्या था। बार्टर सिस्टम का मतलब है जहां पर गुड्स को गुड्स के बदले में एक्सचेंज किया जाता था। यानी कि अगर मान लो बेटा, मान लो ये आपके पास एक पेन है और मेरे पास एक वॉच है, आपको वॉच चाहिए और मुझे पेन चाहिए, तो अगर मुझे एक्सचेंज करना है, जब मनी एक सिस्टम के तौर पर नहीं था, तो हम क्या कर सकते थे, भाई मैं एक ऐसे पर्सन को ढूंढूंगा जिसके पास पेन हो और आप एक ऐसे पर्सन को ढूंढेंगे जिसके पास वॉच हो, राइट। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं हुआ करती थी। यानी कि अगर मान लो जो हमारा पेन है, पेन की जो वैल्यू है वो 10,000 रुपए है, वॉच है, वॉच की वैल्यू 2,000 रुपीज है। अब एक्सचेंज करना है अगर मुझे इसे आपके साथ में, तो भाई हम यहाँ पर कॉमन वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते थे। हम यहाँ पर गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करेंगे, लेकिन वैल्यू डिफाइन नहीं होगी कि भाई इसकी वैल्यू कितनी है, वो दिक्कत आती थी। दूसरी समस्या आती थी कोइंसिडेंस ऑफ वांट। यानी कि मुझे अगर वॉच को एक्सचेंज करना है तो सबसे पहली बात तो यह है कि भाई मुझे एक ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास पेन हो, और दूसरी समस्या यह थी कि भाई उस पर्सन के पास क्या होना चाहिए था, उस पर्सन के पास वॉच होनी चाहिए थी, राइट। वो पर्सन क्या करना चाहता हो, उसके पास वॉच होनी चाहिए थी और वो पर्सन वॉच को एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो, राइट। तो उसकी वजह से क्या दिक्कत आती थी कि भाई हमारे पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि भाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा, वहां पर बोला जाएगा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, राइट। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो सकता है, ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि एक पर्सन जिसे
जिसे पेन चाहिए उसको वॉच नहीं चाहिए हो, तो हमें क्या करना पड़ता था, बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती थी पास्ट में। तो उसका सॉल्यूशन निकल कर आया क्या बच्चे, हमारे पास मनी। तो अगर मैं मनी को बात करता हूं, मनी की मीनिंग की बात करता हूं आप लोगों के सामने, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी, और उसके बाद बात करूंगा इवोल्यूशन ऑफ मनी की इवोल्यूट कैसे हुआ, यानी कि इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, मनी कैसे निकल कर आया, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूं व्हाट इज मनी, तो हम बोलेंगे मनी इज बेसिकली, राइट, मनी इज अ थिंग। क्या है मनी, एक थिंग है, एक वस्तु है, विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर क्या है कि मनी को एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट। एक साधन है जिसकी वजह से चीजों को क्या किया जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है, राइट। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आप लोगों को समझाता हूं, जैसे कि कहता है रुपी इन इंडिया इज मनी, जैसे कि इंडिया के अंदर क्या चलता है बेटा, हमारे पास रुपए चलता है, तो ये क्या हो गया बेटा, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है इंडिया के अंदर, जिसके बदले में हम किसको एक्सचेंज कर सकते हैं, गुड्स को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। डॉलर यूएसए के अंदर एक मनी के तौर पर काम करता है, यूरो यूके के अंदर एक मनी के तौर पर काम करता है, बिकॉज ऐसा क्यों है, बिकॉज इसको एक्सेप्ट किया गया है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसको एक साधन के तौर पर एक्सेप्ट किया गया है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर मैं अर्लियर टाइम पीरियड की बात करता हूं बेटा, तो ध्यान से समझना, इन अर्लियर टाइम, पहले के टाइम पर क्या हुआ करता था, राइट, समझिएगा, इन अर्लियर टाइम्स गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, राइट। यानी कि बेटा अगर पहले की मैं बात करता हूं, तो अगर मेरे पास क्या है बेटा, गुड्स है, तो गुड्स के बदले में मुझे किसको एक्सचेंज करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ गुड्स को ही एक्सचेंज करना पड़ेगा। यानी कि गुड्स के बदले गुड्स को ही एक्सचेंज किया जाता था, क्योंकि हमारे पास वहां पर कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं हुआ करता था, बिकॉज वी डोंट हैव एनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्यों, क्योंकि सर यहां पर कोई भी कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं था मनी का, यानी कि मनी नाम की कोई भी चीज हमारे पास नहीं थी, और जब हमारे पास मनी नाम की चीज अवेलेबल ही नहीं थी, तो हमारे पास कोई भी एक ऐसा मीडियम नहीं था जिसको हम एक्सचेंज के तौर पर यूज कर सकते थे। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता था कि हम गुड्स के बदले में किसको एक्सचेंज कर दें, गुड्स को एक्सचेंज कर दें, राइट। तो उस केस के अंदर कहता है, इन दैट केस, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको बोलते हैं, तो यहां पर बोला जाता है कि अ कॉबलर वुड मेक शूज इन रिटर्न ऑफ व्हीट फ्रॉम द फार्मर, फार्म वर्कर विल गेट फार्म ग्रेन्स एज ए रिवॉर्ड ऑफ हिज लेबर एंड सो ऑन, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको बोला जाए, तो यहां पर यह बोला गया कि सपोज करो बेटा एक कॉबलर है, राइट। अब एक कॉबलर जो है वो क्या करता है, शूज बनाता है, क्या करता है, शूज बनाता है। अब बेटा इसको क्या चाहिए, अब इसको बेटा चाहिए वीट, क्या चाहिए, वीट चाहिए। अब इसको वीट चाहिए, तो वीट किससे मिलने वाली है, इसे वीट मिलने वाली है फार्मर से, किससे मिलने वाली है, फार्मर से वीट मिलने वाली है। अब ध्यान से समझ लो, दिक्कत वाली बात क्या थी, अब कॉबलर को चाहिए शूज, क्या चाहिए बेटा, शूज चाहिए, और कॉबलर के पास शूज है और इसको क्या चाहिए, वीट चाहिए। तो बेटा दिक्कत वाली बात क्या है, अब इसको शूज के बदले में वीट चाहिए, तो इसको ऐसा फार्मर ढूंढना पड़ेगा जो इसके बदले में क्या करना चाहे बेटा, शूज लेना चाहे, राइट। यहां पर इसको क्या चाहिए होगा, फार्मर को क्या चाहिए होगा, शूज चाहिए हो, और इसके बदले में फिर वो क्या हो बेटा, एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो जाए, किसको, वीट को। किसको एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो जाए बेटा, वीट को एक्सचेंज करने के लिए क्या हो जाए, रेडी हो जाए, कि भाई फार्मर इसको वीट दे दे और इसके बदले में वो शूज दे दे, किसको, फार्मर को। अब दूसरी समस्या क्या आती थी कि भाई ये जो एक पेयर ऑफ शूज देगा, किसको, फार्मर को, ये जो पेयर ऑफ शूज देगा, राइट, इसके बदले में इसको कितनी ग्रेन्स मिलेगी, यानी कि बेटा अब एक पेयर ऑफ शूज की वैल्यू कितनी रहने वाली है, राइट, ग्रेन्स कितनी मिलेगी उससे, 10 केजी मिलेगी बेटा, या फिर बेटा इसको कितनी देनी है, या फिर इसे 100 केजी देनी है। अब ये भी समस्या वहां पर उस टाइम पर देखने को मिलती थी। क्यों सर, क्योंकि हमारे पास एक कॉमन वैल्यू तो था ही नहीं, क्योंकि हमारे पास कॉमन मेजर का कोई भी एक सोर्स नहीं था, राइट, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। अब आगे समझ लो बेटा, कहता फार्म वर्कर विल गेट फार्म ग्रेन्स एज ए रिवॉर्ड फॉर हिज लेबर, राइट। अब पहले क्या होता था, हमारे पास मनी ऐसे मीडियम नहीं था, तो अब मैं मान लो कहीं पर फार्म में काम कर रहा हूं, तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा बेटा, ग्रेन्स मिलेंगी, क्या मिलेगी, फूड ग्रेन्स मिलेंगे एज ए रिवॉर्ड फॉर माय लेबर, राइट, क्योंकि वहां पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। और इस सिस्टम को क्या बोला जाता था, दिस सिस्टम वाज नोन एज बार्टर सिस्टम, क्या बोला जाता था, इसे बार्टर सिस्टम बोला जाता था। तो दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वाज नोन एज बार्टर सिस्टम, क्या बोला जाता है, इसे बार्टर सिस्टम बोला जाता है। तो हमने एक सिंपल सेंस में क्या समझा, हमने एक बेसिक सी चीज समझी मेरे प्यारे बच्चों, क्या समझा हमने कि बेटा बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है। सबसे पहले हमने समझा कि जब गुड्स को गुड्स के बदले में एक्सचेंज किया जाता था,
जब गुड्स को गुड्स के बदले में एक्सचेंज किया जाए तो इस सिस्टम को क्या बोला जाता था बेटा, बार्टर सिस्टम। क्या बोला जाता था, बार्टर सिस्टम। और बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, सबसे बड़ी दिक्कत बार्टर सिस्टम की ये थी कि यहां पर कितने गुड्स के बदले में कौन सी गुड्स एक्सचेंज होने वाली है, राइट, किसके बदले में कितने गुड्स एक्सचेंज होगी, उस हिसाब से यहां पर वैल्यू नहीं थी, यानी कि वैल्यू डिफाइन कर पाना यहां पर पॉसिबल नहीं हो पाता था। सबसे बड़ा कंसर्न बार्टर सिस्टम के अंदर ये था, राइट। अब आगे समझते हैं बेटा, अब आगे आते हैं, क्या कहता है बेटा, ध्यान से समझो, कहता है विद मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स, राइट, यानी कि हमारी वांट्स क्या हुई, मल्टीप्लाई हुई। मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है, वांट्स बढ़ी, राइट। मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है बेटा, ग्रोथ होना। किस चीज में ग्रोथ होना, ग्रोथ इन वांट्स, राइट। इंसानों की वांट्स जो है वो बढ़ी। जैसे कि बेटा हमें मान लो बेटा, हमें क्या चाहिए खाने के लिए बेटा, जैसे कि ग्रेन्स चाहिए, ये तो चाहिए बेटा। अब हो सकता है इसके अलावा मेरे पास और भी कई XYZ चीजें हो जो मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चाहिए हो अपनी लाइफ को बेटर तरीके से जीने के लिए। तो क्या कहता है बेटा, विद मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स, राइट। तो क्या कहता है सर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ग्रेटर नीड्स ऑफ एक्सचेंज, यानी कि इसका मतलब ज्यादा जरूरत है चीजों को एक्सचेंज करने की। Barter system proved to be inefficient. It is then that the money was invented, right? तो हमें क्या हुआ बेटा, जैसे जैसे कहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी वांट्स बढ़ी, हमारी जरूरतें बढ़ी, तो हमारी जरूरतों को बढ़ने की वजह से या फिर हमारे जरूरतों में इंक्रीमेंट होने की वजह से, राइट, एक्सचेंज हो पाना चीजों का पॉसिबल नहीं हो पाया। तो हमें कहीं ना कहीं जरूरत पड़ी कि एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर आ सके जिसकी वजह से चीजों को क्या किया जा सके, एक्सचेंज किया जा सके। तो यहां पर क्या बोलता है, इन्वेंटेड कॉमनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हमने एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है उसको इन्वेंट किया। नाउ द गुड्स वॉज नॉट सोल्ड इन प्लेस ऑफ गुड्स। अब क्या हुआ बेटा, जब हमने कॉमनली एक नया एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज निकाला, क्या निकाला बेटा, हमने एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज निकाला, और उस मीडियम ऑफ एक्सचेंज का नाम हम लोगों ने क्या दे दिया, उसको हम लोगों ने बोल दिया सर उसका नाम है मनी। क्या है बेटा, उसका मतलब मनी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि इंडिया में वो मनी क्या हुआ, एक मीडियम के तौर पर यूज हुआ, उसे बोल दिया गया बेटा रुपए। यूएस के अंदर उसको क्या बोल दिया गया बेटा, डॉलर। क्या बोल दिया गया, डॉलर, राइट। और इसी तरह से XYZ कंट्री में हर तरह का नाम रख दिया गया एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का। नाउ अब क्या हुआ बेटा, जो गुड्स हैं उसको गुड्स के बदले में नहीं बेचा जाएगा, बट अब किसके बदले में बेचा जाएगा, डेट वाज सोल्ड फॉर मनी। किसके बदले में बेचा जाएगा, चीजों को चीजों के बदले में एक्सचेंज किया जाएगा। गुड्स विल बी एक्सचेंज्ड और सोल्ड, राइट, विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। अब मनी जो है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो यूज किया जाने लगा। तो आप लोगों ने क्या समझा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे लोगों की वांट्स में इंक्रीमेंट हुआ तो हमें जरूरत पड़ी कि हमारे पास एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो, जिस मीडियम ऑफ एक्सचेंज का नाम हम लोगों ने क्या रख दिया, मनी रख दिया। अब इनिशियली अगर मैं सबसे पहले बात करूं बेटा, अब मनी जब एक कॉन्सेप्ट के तौर पर निकल कर आया तो इनिशियली ही ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती थी बेटा। पहले हमारे पास कॉइन्स आए, राइट, फिर कॉइन्स में भी कुछ दिक्कतें आई, उसकी वजह से फिर हम क्या हुआ बेटा, नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, है ना। तो क्या कहते हैं बेटा, ध्यान से समझो, इनिशियली यानी कि स्टार्टिंग फेज के अंदर, राइट, कॉइन्स ऑफ गोल्ड, सबसे पहले किसकी कॉइन्स, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन जो थे इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया एज ए मनी, यानी कि इनको एक मीडियम ऑफ सोर्स के तौर पर यूज किया गया इनिशियल फेसिस के अंदर, ठीक है, राइट। उसके बाद समझिएगा, कहता है लेटर alloy of metals were used for coinage along with पेपर मनी। यानी कि सबसे पहले जब मनी का कॉन्सेप्ट आया तो मनी के तौर पर सबसे पहले किसे यूज किया जाता था, सबसे पहले मनी के तौर पर यूज किया जाता था सर गोल्ड एंड सिल्वर को। किसको यूज किया जाता था, गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट। उसको एक मनी के तौर पर क्या किया जाता था, यूज किया जाता था, राइट। और उसके बाद क्या हुआ बेटा, लेटर ऑन क्या हुआ, एलॉय जो थे किसके, मेटल्स के, राइट, मेटल्स को यूज किया गया कॉइन के तौर पर। और उसके साथ में हमारे पास क्या हुआ, देयर वाज इंट्रोडक्शन ऑफ, यहां पर इंट्रोडक्शन देखने को मिला आपको किसका, पेपर मनी का। यानी कि आपको यहां पे कॉन्सेप्ट देखने को मिला किसका बेटा, पेपर मनी का। वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड नॉन द एरा इज ऑफ प्लास्टिक मनी। और अब जो टाइम है बेटा, नाउ द टाइम इज ऑफ प्लास्टिक मनी। यानी कि प्लास्टिक मनी की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो प्लास्टिक मनी के अंदर क्या आ जाता है बेटा, अब जो टाइम है बेटा किसका है, प्लास्टिक मनी का। प्लास्टिक मनी का मतलब क्या होगा बेटा, इसके अंदर जैसे कि आपके डेबिट कार्ड्स, राइट, आपके पास आपके क्रेडिट कार्ड्स, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप इस टाइम पर आप लोग यूज करते हैं।
साथ ही साथ में बेटा आप लोग कहीं ना कहीं ई कॉमर्स का भी यूज करते हैं, यानी कि आपने कहीं ना कहीं पेमेंट्स करी है बेटा, किसके थ्रू आपने पेमेंट्स करी है बेटा, यूपीआई के थ्रू, है ना, जैसे कि गूगल पे, राइट, फोन पे, इस तरह के कॉन्सेप्ट अब आप लोगों यूज करते हैं, राइट। कहता है इन द फॉर्म ऑफ कार्ड्स और ई मनी, इसको क्या बोल दिया हम लोगों ने, ई मनी बोल दिया। ई कॉमर्स हो गया, यानी कि ट्रेड करते हैं हम लोग, राइट, ट्रेड करने के लिए जब हम इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड करते हैं उसे ई कॉमर्स बोलते हैं। ई मनी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी, यहां पर पैसा जो है वो कैसे फॉर्म है, डिजिटली स्टोर्ड है। आप पेमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, ऑनलाइन पेमेंट करने वाले हैं। दस इसलिए हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट मनी इज रिलेटेड टू द नीड्स टू फैसिलिटेट एक्सचेंज। तो कहता है मनी क्या है, मनी इज बेसिकली अ मीडियम दैट इज फैसिलिटेटेड द एक्सचेंज, राइट, जिसकी वजह से जो एक्सचेंज है गुड्स और सर्विसेज का वो बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। इसलिए हम एक सिंपल सी सेंस में बोल सकते हैं आप लोगों से कि मनी बेसिकली क्या है, मनी बेसिकली एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। मनी जो है एक फैसिलिटेटर के तौर पर क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, काम करता है। तो मनी इज अ मीडियम ऑफ, तो हम ये बोल सकते हैं कि मनी क्या है, मनी एक माध्यम है किसका, फैसिलिटेटर का, राइट। ये किसकी तरह काम करता है, एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, क्योंकि इसने एक्सचेंज को, राइट, क्या किया, बहुत ज्यादा आसान कर दिया, जिसके बदले में एक गुड्स को दूसरे गुड्स के बदले में एक्सचेंज किया जा सकता है बहुत आसानी से। अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, अब बार्टर इकोनॉमी के अंदर और मनी इकोनॉमी के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में आप लोगों से पूछ लिया जाता है दैट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बार्टर इकोनॉमी एंड मनी इकोनॉमी में बेसिकली क्या डिफरेंस है। अगर मैं बार्टर सिस्टम की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो बार्टर इकोनॉमी इज अ मनीलेस इकोनॉमी। कैसी बेटा, मनीलेस इकोनॉमी है, क्योंकि यहां पर गुड्स के बदले में किसको एक्सचेंज किया जाता है, गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है। इन बार्टर इकोनॉमी गुड्स आर एक्सचेंज इन प्लेस ऑफ गुड्स, गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है। वहां पर मनी इकोनॉमी की अगर बात करता हूं तो यहां पर मनी इज कॉमनली यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी इकोनॉमी के अंदर मनी जो है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज रहने वाला है। और अगर मैं बार्टर इकोनॉमी की बात करता हूं तो यहां पर गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, इन दिस इकोनॉमी एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स इज ए डायरेक्ट, यानी कि एक गुड्स के बदले में दूसरी गुड्स को क्या किया जाएगा, एक्सचेंज किया जाएगा। तो यानी कि डायरेक्ट एक्सचेंज देखने को मिलेगा, किसका, गुड्स का। तो एक गुड्स के बदले में दूसरे गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो यानी कि देयर इज अ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स। सेकेंड, अगर मैं मनी इकोनॉमी की बात करता हूं, इन दिस इकोनॉमी एक्सचेंज ऑफ गुड इज इनडायरेक्ट। कैसा है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि यहां पर क्या है, थ्रू मनी के थ्रू क्या होगा, गुड्स जो एक्सचेंज होगी। एग्जांपल के तौर पर आइए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं इस वाले पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से, ताकि आप लोग समझ जाए। देखिए बेटा, जब अगर मैं बार्टर सिस्टम की बात करता हूं तो बार्टर सिस्टम में क्या हुआ बेटा, देखो यहां पर हमारे पास एक गुड्स थी और यहां पर हमारे पास एक गुड्स है। तो इन दोनों गुड्स को आपस में क्या किया जा सकता है बेटा, एक्सचेंज किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है। तो यहां पर जो गुड्स का एक्सचेंज है वो कैसे है, डायरेक्ट एक्सचेंज है। देयर इज अ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, एक गुड्स के बदले में दूसरे गुड्स का डायरेक्ट एक्सचेंजमेंट है सर। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, अगर मैं मनी इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, मनी इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा बेटा, जैसे कि हमारे पास एक गुड है और यहां पर हमारे दूसरी गुड्स है, तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, मनी का यूज करने वाले हैं। क्या करने के लिए, गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए। क्या करने के लिए, गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए क्या यूज करने वाले हैं, मनी को यूज करने वाले हैं। यानी कि मनी एज अ मीडियम विल बी यूज्ड टू एक्सचेंज द गुड्स इन प्लेस ऑफ गुड्स। ओके सर, राइट। तो यहां पर इसका मतलब क्या है, यहां पर जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा है वो डायरेक्ट नहीं है। वो कैसा रिलेशन है सर, यहां पर इन दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशन है सर, यहां पर आपको जो रिलेशन देखने को मिलेगा वो कैसा है, इनडायरेक्ट है। कैसा रिलेशन है, इनडायरेक्ट है। वहीं पर बेटा जब गुड्स के बदले में डायरेक्ट गुड्स को एक्सचेंज किया जा रहा हो, यानी कि एक गुड्स से दूसरे गुड्स को क्या किया जा रहा हो बेटा, एक्सचेंज किया जा रहा हो, राइट। कैसे किया जा रहा है, एक गुड्स के बदले में दूसरे गुड्स को एक्सचेंज किया जा रहा हो, तो यहां पर कैसा सिस्टम है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपको देखने को मिलता था डायरेक्ट रिलेशन। कैसा रिलेशन देखने को मिलता है आपको, एक डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट हम लोगों ने समझना है, आइए थर्ड पॉइंट समझते हैं। कहता है सर एक्सचेंज ऑफ ट्रांजैक्शन इज फ्यू एंड डिफिकल्ट। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने आप लोगों को बताया जो लोगों की वांट्स हैं वो बढ़ी, तो वांट्स को बढ़ने की वजह से या फिर वांट्स में इंक्रीमेंट होने की वजह से
जो बार्टर सिस्टम है वो क्या कर गया बेटा, कोलैप्स कर गया। क्या कर गया, वो कोलैप्स कर गया। तो इसीलिए जरूरत थी हमें कि इस सिस्टम को हटाकर हम एक नया सिस्टम लेकर आए जहां पर उसको एक मीडियम के तौर पर क्या किया जा सके, एक्सेप्ट किया जा सके। क्या कहता है बेटा, तो कहता है यहां पर एक्सचेंज ऑफ ट्रांजेक्शन इज मैनी एंड स्मूथ। तो यहां पर जो ट्रांजेक्शन थी वो बहुत कम हुआ करती थी और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुआ करती थी। डिफिकल्टी क्यों थी, समझना मेरी बात को। मान लो बेटा, इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो बेटा, एक पर्सन है मिस्टर एक्स और हमारे पास एक पर्सन है वो है मिस्टर वाई। अगर मैं मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, अब सपोज करो बेटा मिस्टर एक्स के पास क्या है बेटा, मिस्टर एक्स के पास वीट है। क्या है बेटा, वीट है। और मान लो बेटा मिस्टर वाई जो है बेटा, इनके पास क्या बेटा, शूज है। क्या है बेटा, शूज है। अब मान लो बेटा एक और पर्सन है हमारे पास और उन पर्सन का नाम है मिस्टर जेड। और मिस्टर जेड को क्या है बेटा, मिस्टर जेड के पास है वॉच। क्या है बेटा, मिस्टर जेड के पास है वॉच। राइट, क्या है, मिस्टर जेड के पास है वॉच। अब ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको। अब मिस्टर एक्स जो बेटा, इनके पास वीट है, लेकिन ये क्या चाहते हैं बेटा, ये चाहते हैं वॉच। ये क्या चाहते हैं बेटा, वॉच। क्या चाहते हैं, वॉच। मिस्टर एक्स चाहते हैं वॉच, जो किसके पास है, जेड के पास है। लेकिन मिस्टर जेड जो है वो चाहते हैं क्या बेटा, शूज। मिस्टर जेड क्या चाहते हैं, शूज चाहते हैं। क्या चाहते हैं, शूज चाहते हैं। अब मिस्टर वाई, शूज है मिस्टर वाई के पास, राइट। लेकिन मिस्टर वाई जो है वो वॉच नहीं चाहते हैं, मिस्टर वाई को चाहिए वेट। क्या चाहिए, मिस्टर वाई को वेट चाहिए, राइट। तो अब दिक्कत क्या रहने वाली है, ध्यान से समझ लो। अब ये सारी चीजें हर दूसरे पर्सन के पास इनवर्सली लाई करती है, यानी कि एक पर्सन के पास है, दूसरे पर्सन के पास नहीं है। अब सबसे पहले जाकर क्या करना पड़ेगा, मिस्टर एक्स को जाकर एक ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास वॉच हो, यानी कि मिस्टर वाई को ढूंढना पड़ेगा। और साथ ही साथ में मिस्टर एक्स को एक ऐसे पर्सन को भी ढूंढना पड़ेगा जिसके पास शूज हो। क्यों, क्योंकि सर मिस्टर जेड को क्या चाहिए, शूज चाहिए, मिस्टर जेड को वेट नहीं चाहिए। तो यहां पर क्या है बेटा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है। यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एक पर्सन एक्सचेंज करना चाहता हो, सामने वाला पर्सन भी उसी चीज की डिमांड कर रहा हो। यह सबसे बड़ी समस्या देखी जाती थी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। लेकिन जब मनी ऐसे मीडियम निकल कर आ गया, या फिर मनी ऐसे मीडियम इवॉल्व हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो इसने इस समस्या को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। क्यों, क्योंकि इसके बदले में क्या आ गया, कॉमनली यूज्ड करेंसी आ गई आपके पास, जिसको बोल दिया गया बेटा रुपए। अब जाहिर सी बात, अब क्या होने वाला है, मिस्टर एक्स को मान लो बेटा, मिस्टर एक्स को क्या चाहिए थी, वॉच चाहिए थी। तो मिस्टर एक्स जाएगा किसके पास, मिस्टर एक्स जाने वाला है मिस्टर जेड के पास। किसके पास जाने वाला है, मिस्टर एक्स मिस्टर जेड के पास जाने वाला है। और मिस्टर जेड को क्या करने वाला है, पेमेंट करने वाला है किसके अंदर, रुपीस के अंदर। और उसके बदले में क्या कर लेगा बेटा, ये यहां से इससे वॉच ले लेगा। क्या ले लेगा, वॉच ले लेगा। सेम सेंस में मिस्टर वाई क्या करेगा बेटा, मिस्टर वाई यहां से पेमेंट कर देगा किसको बेटा, मिस्टर एक्स को। और इसके बदले में क्या ले लेगा बेटा, वीट ले लेगा। और लास्ट में मिस्टर जेड जो है वो पेमेंट कर देगा बेटा किसको, किसको पेमेंट कर देंगे, मिस्टर वाई को। और उसके बदले में क्या ले लेंगे, शूज ले लेंगे। तो ये समस्या जो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की, वो क्या हो जाएगी बेटा, यहां पर सॉल्व हो जाएगी पूरी तरह से। आ रही है बात समझ में, जी सर इतनी बात समझ में आ रही है। नाउ नंबर 4 क्या कहते हैं सर, बार्टर इकोनॉमीज आर रेयरली फाउंड। बार्टर इकोनॉमीज अब रेयरली फाउंड होती है। सारी की सारी इकोनॉमी वर्ल्ड के अंदर अब काम करती है किसके अंदर बेटा, आपकी मनी इकोनॉमिक्स के अंदर काम करती है। यानी कि जितने भी इकोनॉमीज हैं अब वर्ल्ड के अंदर, वो जनरली कैसे काम करती है, मनी के तौर पर काम करती है, मनी ऐसे मीडियम के तौर पर काम करती है। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, वैसे तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन एक बार फिर से समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, ध्यान से समझ लो। सबसे पहले हमारे पास क्या होता था बेटा, बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम के बदले में हमने क्या यूज किया बेटा, गोल्ड और सिल्वर की करेंसीज को यूज किया गया, राइट। गोल्ड और सिल्वर करेंसी को किसने रिप्लेस किया बेटा, आपके मेटल कॉइन्स ने रिप्लेस किया। मेटल कॉइन के बाद क्या है बेटा, आपके पास पेपर मनी आया। पेपर मनी के बाद आपके पास क्या निकल कर आया बेटा, आपके पास कॉन्सेप्ट निकल कर आया प्लास्टिक मनी का। प्लास्टिक मनी के बाद आपके पास एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया इलेक्ट्रॉनिक मनी का। और इलेक्ट्रॉनिक मनी के बाद अब आपके पास एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया है जिसको बोला जाता है क्रिप्टो करेंसी। क्या बोला जाता है, क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट अब आप लोगों को देखने के लिए मिलता है सर। अब अगर आपसे पूछी जाए डेफिनेशन, दैट व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मनी, मनी की बेसिक डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे सर
मनी इज व्हाट मनी डज, यानी कि मनी वो है या फिर मनी वो चीज है जो मनी काम करता है, यानी जो काम मनी करेगा वो मनी है। कहता है सर इट इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट, हम बोल सकते हैं ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मीडियम है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो सर्व करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज किया जा सकता है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा साधन है जिसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम लोग यूज कर सकते हैं। इसकी स्टोर ऑफ वैल्यू है, यानी कि मनी की क्या होगी बेटा, वैल्यू होगी। पहले जैसे कि मैंने आपको बताया बार्टर सिस्टम के अंदर गुड्स की वैल्यू नहीं हुआ करती थी, राइट। अगर मान लो बेटा पेन है और वॉच है, तो वॉच के बदले में पेन और पेन के बदले में वॉच, राइट। तो यहां पर वैल्यू निकाल पाना पॉसिबल नहीं हुआ जा सकता था या फिर हो सकता था, किसके केस में, बार्टर सिस्टम के केस में। थर्ड क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू है, राइट। इसकी अपने आप में क्या बेटा, वैल्यू है। एंड अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, यानी कि जो फ्यूचर में होने वाली पेमेंट्स है उनके लिए भी क्या बेटा, एक स्टैंडर्ड के तौर पर काम करता है हमारा मनी। मनी इज बेसिकली व्हाट बेटा, मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इसका मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जो है उन्हें एक्सचेंज किया जा सकता है, किसके बदले में, मनी के बदले में। तो ये क्या हुआ, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ, क्योंकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है एक ऐसा साधन जिसके बदले में गुड्स और सर्विसेज को क्या किया जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है। सेकंड एक मेजर ऑफ वैल्यू है, राइट। यहां पर मेजर ऑफ वैल्यू क्यों है, क्योंकि प्राइसेस जो गुड्स और सर्विसेज के हैं उनको यहां पर क्या किया जा सकता है, डिफाइंड किया जा सकता है, जो डिफाइंड कर पाना पॉसिबल नहीं हुआ करता था या फिर हो पाया करता था, किसकी वजह से, बार्टर सिस्टम की वजह से। थर्ड हमने क्या बोला, स्टोर ऑफ वैल्यूज है। अब अगर गुड्स के केस में अगर आप बात करेंगे तो गुड्स को अगर आप स्टोर करेंगे तो उसकी वैल्यू नहीं होगी सर। सपोज हम पंपकिन की बात करते हैं, पेरिशेबल गुड्स की बात करते हैं, तो पेरिशेबल गुड्स को आप स्टोर नहीं कर सकते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्यों, क्योंकि सर अगर आप उसे स्टोर करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी सर, है ना। तो यहां पर क्या है, मनी कैन बी सेव्ड, मनी को क्या किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है, और इसको स्टोर किया जा सकता है, किसके लिए, फ्यूचर यूज के लिए। तो मनी कैन बी सेव्ड एंड स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर यूज, इसलिए इसको सेव भी किया जा सकता है और इसको स्टोर भी किया जा सकता है फ्यूचर यूज के लिए। देन हमारे पास क्या आता है, एक स्टैंडर्ड है डेफर्ड पेमेंट का। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है कि भाई यहां पर इट सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड फॉर द डेफर्ड पेमेंट, यानी कि फ्यूचर पेमेंट के लिए ये हमारे पास एक मीडियम के तौर पर यूज किया जा सकता है। अब बार्टर सिस्टम में आप फ्यूचर के लिए कैसे चीजों को एक्सचेंज करेंगे वो थोड़ा सा समझ पाना या फिर समझा पाना पॉसिबल नहीं हो पाया करता था, जिस समस्या को भी किसी ने सॉल्व कर दिया बेटा, मनी ने सॉल्व कर दिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी, राइट। अगर आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं और आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं, सबसे बड़ी चुनौतियां बार्टर सिस्टम के तौर पर क्या निकल कर आई, व्हाट आर द बेसिक ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम, और इन ड्रॉबैक्स को क्या कर दिया, कहीं ना कहीं खत्म कर दिया। दीस ड्रॉबैक्स आर बेसिकली राइट क्लोज्ड बाय, हम ये कह सकते हैं ये सारे के सारे जो भी ड्रॉबैक थे इनको क्लोज कर दिया, खत्म कर दिया, राइट। किसने बेटा, मनी ने, किसने कर दिया, मनी ने। अब आइए एक बार फटाफट से समझ लेते हैं कि क्या क्या ड्रॉबैक्स हमारे पास बार्टर सिस्टम के हुआ करते थे। सबसे पहली बात क्या दिक्कत है, और ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है समझ लो, क्योंकि ये कई बार आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिया जाएगा। अब अगर मैं कहता हूं यहां पर तो क्या कहता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सबसे पहली दिक्कत वाली बात क्या थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की दिक्कत थी। इसका मतलब क्या है, इट मींस दैट two individuals are in possession of such goods which they are willing to exchange for the satisfaction of their want। तो coincidence of wants का मतलब क्या है, यानी कि अब देखो बेटा, जब भी गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज होगी तो जरूरी ये है बेटा, सबसे पहली बात और इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक गुड्स के बदले में जो दूसरे पर्सन को गुड्स बेची जाए, तो यहां पर यह जरूरी है कि जो एक पर्सन गुड्स बेचना चाहता है वो दूसरा पर्सन उसी गुड्स को क्या करना चाहता हो, लेना चाहता हो बेटा। क्योंकि अगर एक पर्सन जो गुड्स बेचना चाहता है वो पर्सन, दूसरा पर्सन उस गुड्स को नहीं लेना चाहता है तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहां पर एक्सचेंज हो पाना फिर गुड्स और सर्विसेज का पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो उसे बोला जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। क्या बोला जाता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी कि जो एक पर्सन को चाहिए, जो एक पर्सन बेचना चाहता है वो दूसरा पर्सन खरीदना चाहता है, और जो दूसरा पर्सन बेचना चाहता है वो पहला पर्सन खरीदना चाहता है। ऐसा होना जरूरी है, तभी एक्सचेंज हो पाएगा गुड्स और सर्विसेज का। अदरवाइज गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता था बार्टर सिस्टम के अंदर, क्योंकि ऐसे पर्सन को ढूंढना थोड़ा सा एक टास्क बन जाया करता था फ्यूचर के अंदर, राइट।
अब सेकंड समय ना बेटा, सेकंड कहता है बेटा लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, सेकंड समस्या क्या है, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं थी, राइट। कि भाई अब प्राइस कितना रहेगा सर। अब मैंने एग्जांपल दिया आपको, जैसे कि मिस्टर ए है, राइट। अब मिस्टर ए ने मान लो मिस्टर बी से किसी चीज को परचेज कर भी लिया, जैसे मान लो बेटा मिस्टर ए के पास वीट थी, क्या थी बेटा, वीट थी, और मिस्टर बी के पास शूज थे, क्या थे बेटा, मान लो हमने मान लिया यहां पर कि मिस्टर बी के पास क्या शूज है। अब हम ये एक टाइम के लिए कहता मान भी लेते हैं कि मिस्टर ए जो है वो शूज चाहते थे। मिस्टर ए क्या थे बेटा, वो शूज चाहते थे। क्या चाहते थे मिस्टर ए को चाहिए थे बेटा शूज, किससे, मिस्टर बी से। और मिस्टर बी रेडी भी थे क्या करने के लिए बेटा, इसको एक्सचेंज करने के लिए, किसके बदले में, वीट के बदले में। किसके बदले में एक्सचेंज करने के लिए रेडी थे, वीट के बदले में एक्सचेंज करने के लिए रेडी भी थे। लेकिन समस्या अब क्या आएगी सर, अब दूसरी समस्या ये आने वाली है कि भाई इसकी जो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू वो कितनी होने वाली है। यानी कि बेटा अब वो एक पेयर ऑफ शूज जो देगा, जो मिस्टर ए को ये एक पेयर ऑफ शूज जो देने वाला है, एक पेयर ऑफ शूज जो ये देने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बदले में कितनी वीट दी जाए, कितनी वीट दी जाए, उसकी वैल्यू कैसे डिफाइंड होगी, राइट। तो यहां पर कॉमन वैल्यू डिफाइन कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाया करता था। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्सचेंज कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर देखा जाता था। समझ लो बेटा क्या कहता है, इवोल्यूशन ऑफ मनी हैज गिवन अस अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू एंड देयरफॉर अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो हमारा जब मनी ऐसे सिस्टम निकल कर आया तो इसने क्या करा बेटा, इसने एक कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू दी और इसकी वजह से एक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के तौर पर क्या है, ये निकल कर आया। थर्ड वैल्यू क्या है बेटा, थर्ड वैल्यू थी यहां पर डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, राइट। कि भाई फ्यूचर में अगर मान लो किसी पेमेंट को फ्यूचर में करना है, एग्जांपल के तौर पर बेटा ऐसा समझ लो, मिस्टर ए मिस्टर बी की बात करते हैं। मिस्टर ए जो है बेटा, मान लो बेटा एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मिस्टर ए जो है बेटा वो ग्रो करते हैं बेसिकली क्या, पेरिशेबल गुड्स। क्या करते हैं बेटा, पेरिशेबल गुड्स को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। अब मिस्टर बी के पास क्या शूज है, आज मिस्टर ए ने क्या करा, मिस्टर ए ने बी से शूज को परचेज कर लिया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से शूज को परचेज कर लिया। लेकिन अब इसकी जो पेमेंट करनी है, क्या करनी है बेटा, इसकी जो पेमेंट होनी है वो, अब इन्होंने कहा कि भाई मेरे पास तो अभी पंपकिन नहीं है, मिस्टर बी को बोला, तो इन्होंने बोला फ्यूचर में कर देना पेमेंट। लेकिन अब मान लो बेटा, अब दिक्कत क्या हो सकती है यहां पर कि भाई इसकी पेमेंट किस तरह से फ्यूचर में होगी या फिर कैसे ये करेंगे। हो सकता है कि फ्यूचर में वो पंपकिन की प्रोडक्शन ही ना करें, हो सकता है कई दिक्कतें आ सकती थी फ्यूचर में, तो ये भी एक समस्या थी। तो यहां पर क्या बोला गया कि यहां पर डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट थी। तो इवोल्यूशन ऑफ मनी ने क्या करा बेटा, इस कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट की समस्या को भी खत्म कर दिया, बिकॉज इट एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और यहां पर जब ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज हुआ, तो जब डेफर्ड पेमेंट अगर फ्यूचर में करनी है तो उसको भी हम किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मनी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फोर्थ क्या कहते हैं बेटा, डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, सेविंग एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब सेविंग की भी दिक्कतें आती थी। अब गुड्स जो है उसको कैसे सेव करोगे सर, अब सेव करके गुड्स को अपने पास रख ही नहीं सकते। अगेन एग्जांपल के तौर पर सोचो, अगर पेरिशेबल गुड्स है, अगर अभी सेव करना चाहो तो क्या उसको सेव करके रख सकते हो, नहीं रख सकते हो सर। क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है वो चीजें खराब हो जाएगी। पेरिशेबल नेचर की गुड्स है, फ्यूचर में खराब हो जाएगी, और जब फ्यूचर में वो खराब हो जाएगी तो उसका स्टोरेज कर पाना पॉसिबल नहीं होगा बेटा। तो वहां पर सेविंग का कॉन्सेप्ट भी नहीं हुआ करता था। लेकिन मनी ऐसे मीडियम के तौर पर क्या बेटा, सेव किया जा सकता है, यहां पर सेविंग का कॉन्सेप्ट देखा जा सकता है, सेविंग यहां पर देखी जा सकती है। और इसकी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू भी है, यानी कि इसको अगर ट्रांसफर किया जाए तो इसकी तब भी वैल्यू निकाली जा सकती है। तो क्या कहता है, इट इज नॉट पॉसिबल टू डू सेविंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर सेविंग का कॉन्सेप्ट हो पाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहां पर जो को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता था, सेविंग का कॉन्सेप्ट वहां पर नहीं देखा जा सकता था। ये दिक्कतें हमारे पास देखने को मिलती थी कब, जब हमारे पास बार्टर सिस्टम के तौर पर निकल कर आता था। ये था बेटा हमारा पहला कॉन्सेप्ट और पहला पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ मनी, राइट। अब हम बात करते हैं किसकी, फॉर्म्स ऑफ मनी। जो मनी है वो कितने प्रकार का होता है। अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो मनी को हम क्लासिफाई कर सकते हैं बेटा टू फॉर्म में। यानी कि मनी को अगर मैं क्लासिफाई करूं तो इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू फॉर्म्स। सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा, हमारे पास आता है फियाट मनी
और जहां पर इसको दूसरा नाम इसको क्या बोला जाता है, फिड्यूसरी मनी। क्या बोला जाता है इसे, फिड्यूसरी मनी। सेकंड हमारे पास क्या है बेटा, एक हमारे पास फिएट मनी है और फिड्यूसरी मनी है, और दूसरा हमारे पास है फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। क्या बोला जाता है दूसरा, क्या हमारे पास फुल बॉडीड मनी है और क्रेडिट मनी हमारे पास है। अब अगर मेरे प्यारे बच्चों फाइट मनी की बात करता हूं, तो फाइट मनी का मतलब क्या है, फाइट मनी ऐसे याद रखिएगा, राइट, एक ऐसा मनी और ऐसा मीडियम जिसको बेसिकली गवर्नमेंट या फिर ऑर्डर या फिर अथॉरिटी के द्वारा क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। यानी कि मनी दैट इज बेसिकली इशूड बाय एन ऑर्डर, जिसको बाय एन ऑर्डर और अथॉरिटी के तौर पर जिसको इशू किया जा सके, राइट, किसके द्वारा, या फिर इशू किया जाता है या फिर करवाया जा सके किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, फिएट मनी बोला जाता है। अब समझ लो मेरी बात को। तो कहता है सर फिएट मनी रेफर्स टू दैट मनी विच इज इशूड बाय ऑर्डर, जिसको एक ऑर्डर के तौर पर निकाला जाता है किसके द्वारा, बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की ऑर्डर या फिर अथॉरिटी के साथ जिसको इशू किया जाए उसको बोला जाता है फिएट मनी। क्या बोला जाता है, फिएट मनी। आगे समझना बच्चों, कहता है सर इट इंक्लूड्स ऑल द नोट्स एंड द कॉइन्स विच द पीपल इन अ कंट्री आर लीगली बाउंडेड टू एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो फिएट मनी किसके द्वारा इशू किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। कैसे, गवर्नमेंट के द्वारा कैसे निकाला जाता है, बाय एन ऑर्डर, ऑर्डर के तौर पर, या फिर एक अथॉरिटी के पास, क्योंकि इन्हीं के पास क्या, गवर्नमेंट के पास क्या अथॉरिटी है, गवर्नमेंट के पास पावर है इसको इंट्रोड्यूस करने की, राइट। तो जिस भी मनी को इशू किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा एक अथॉरिटी के तौर पर या फिर ऑर्डर के तौर पर, तो उसको बोला जाएगा बेटा क्या, बेटा फिएट मनी। क्या बोला जाएगा, फिएट मनी। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा जितनी भी करेंसीज है, जितनी भी करेंसी है, करेंसी के अंदर क्या क्या आएगा बेटा, आपका, आपके क्वाइंस भी इसके अंदर आएंगे, और आपके पास जितने भी पेपर मनी है उसको भी इसके अंदर क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा, जो पीपल ऑफ द कंट्री के पास है, राइट। समझ लो बेटा। तो क्या कहता है, ऑल द नोट्स एंड द कॉइन्स विच द पीपल इन अ कंट्री आर लीगली बाउंडेड टू एक्सेप्ट, जो लोग क्या कर सकते हैं, इसे एक्सेप्ट कहते हैं, यानी कि इसको एक लीगल टेंडर के तौर पर माना जाता है और इसको एक्सेप्ट किया जाता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट, दैट कैन बी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकंड हमारे पास क्या आता है बेटा, सेकंड हमारे पास आता है फिड्यूसरी मनी। क्या आता है बेटा हमारे पास, फिड्यूसरी मनी। और फिड्यूसरी मनी का मतलब क्या बेटा, इट इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई। एग्जाम्पल, चेक्स आर एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रस्ट। अब फिड्यूसरी मनी का मतलब क्या है बेटा, फिड्यूसरी मनी का मतलब है, अब आप जनरली यहां पर ये मान लीजिए कि पहला वाला जो मनी हमारा फिएट मनी जो है, फिएट मनी का मतलब क्या है कि जिसको इशू किया गया ऐसे लीगल टेंडर, और लीगल टेंडर क्यों इशू किया है, बिकॉज जो गवर्नमेंट है उसको बाय ऑर्डर क्या करती है बेटा, उसको इशू करती है। और दूसरी बात अगर मैं किसकी बात करूंगा बेटा, फिड्यूसरी मनी की बात करता हूं, तो फिड्यूसरी मनी इसलिए यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट। किसकी वजह से किया जाता है, बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई, जो पे कर रहा है और जो एक्सेप्ट कर रहा है, पेयर और पेई के बीच में क्या बेटा, एक म्यूचुअल ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट की वजह से वो क्या कर रहे हैं, जिसको यूज कर रहे हैं, करेंसी को यूज कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट, तो उसको बोला जाएगा फिड्यूसरी मनी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बताया चेक्स, राइट, चेक्स जो है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन चेक्स जो है वो लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन उसको एक्सेप्ट किया जाता है बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट बिटवीन दी, और या फिर म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन दी पेयर एंड दी पेई, राइट। अब जैसे कि आप लोगों को पहले पता होगा, आप कॉन्सेप्ट पढ़ते थे कहीं ना कहीं हुंडीज का। अब हुंडीज का जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो भी किस तरह का है, फिड्यूसरी मनी की कैटेगरी के अंदर हम लोग उसे भी क्या करने वाले हैं, कंसिडर करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। सेकंड हमारे पास क्या आता है बेटा, सेकंड हमारे पास आता है बेटा फुल बॉडीड मनी। क्या है बेटा हमारे पास, फुल बॉडीड मनी, राइट, समझना बेटा। तो क्या कहता है, फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या होता है बेटा, जहां पर मनी वैल्यू इक्वल होती है आपकी कॉमोडिटी वैल्यू के, किसके वैल्यू हो जाए, किसके इक्वल हो जाए बेटा, मनी वैल्यू आपकी कॉमोडिटी वैल्यू की इक्वल हो जाती है, वो आपका होता है मनी, वो आपका होता है फुल बॉडीड मनी। और क्रेडिट मनी का मतलब क्या है कि जहां पर आपकी मनी वैल्यू जो है वो ज्यादा है किससे, क्रेडिट वैल्यू से। तो जब आपकी मनी वैल्यू जो है वो क्रेडिट वैल्यू से ज्यादा होगी तो उसको बोला जाएगा फुल बॉडीड मनी। और जब मनी वैल्यू जो है वो ज्यादा रहने वाली है किससे, क्रेडिट वैल्यू से, तो उसको बोला जाता है आपका क्या, क्रेडिट मनी। क्या बोला जाता है उसे, क्रेडिट मनी। आइए इसको भी समझ लेते हैं एक बार फटाफट से कि मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश यहां पर कर रहा हूं, समझिएगा। कहता है सर इट रेफर्स टू द मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स whose commodity value is equal to the money value as and when these are issued, right। तो क्या कहा जाता है सर, कहता है इस
के अंदर रेफर किया जाता है, कहता है कि इसको कॉइन्स को जिसकी कॉमोडिटी वैल्यू इक्वल करती है मनी वैल्यू से एज एंड व्हेन दीस आर इशूड। एग्जांपल के तौर पर ध्यान से समझ लो। पहले बेटा जैसे कि अगर मान लो मैं 5 रुपए का सिक्का निकालता हूं, किसका, गवर्नमेंट ने एक 5 रुपए का सिक्का निकाला, एक 5 रुपए का कॉइन निकाला। क्या करा बेटा, गवर्नमेंट ने एक 5 रुपए का कॉइन निकाला। अब फुल बॉडीड मनी के केस में जो 5 रुपए का सिक्का होगा वो 5 रुपए का कॉइन होगा बेटा। उस 5 रुपए के कॉइन को बेचेगा अगर कोई पर्सन तो तब भी उसको क्या मिलने वाले हैं, 5 रुपए मिलने वाले हैं। कितने रुपए मिलने वाले हैं, 5 रुपए मिलने वाले हैं। और वो किसका केस होगा, फिर वो फुल बॉडीड मनी का केस होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसा समझ लो मेरे प्यारे बच्चों। कहता है सर इट रेफर्स टू द मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन। किसके टर्म्स में, कहता है कॉइन्स के टर्म में, जिसकी कॉमोडिटी वैल्यू भी इक्वल होगी मनी वैल्यू के बराबर। यानी कि अगर मैं 5 रुपए के सिक्के की बात करूं, अगर आपके पास 5 रुपए का सिक्का हो, अगर वो 5 रुपए का सिक्का मेटल से बना हुआ है, एग्जांपल के तौर पर अगर वो फुल बॉडीड मनी है तो 5 रुपए का सिक्का जो उसके ऊपर वैल्यू लिखी गई है, अगर आप उस सिक्के को बेच दोगे तो उससे मिलने वाली वैल्यू भी आपको 5 रुपए की मिलने वाली है। उसका मतलब है जब आपकी मनी वैल्यू और कॉमोडिटी वैल्यू यानी कि मनी वैल्यू और उस सिक्के की वैल्यू दोनों वैल्यू अगर बराबर निकल कर आए तो उसको बोला जाता है क्या बच्चे, फुल बॉडीड मनी। Example, a rupee coin during the British period in India was made of silver। कहता है जब ब्रिटिशर्स का टाइम हुआ करता था तो एक रुपए का जो सिक्का था वो किससे बना करता था, सिल्वर से बना करता था। तो जब वो सिल्वर से बना करता था तो जो 1 रुपए की वैल्यू थी वो सिल्वर जस्टिफाई करता था उस वैल्यू को। तो कॉमोडिटी वैल्यू ऑफ द कॉइन वाज इक्वल टू इट्स मनी वैल्यू एट द टाइम ऑफ इट्स इशू। तो जब उसको इशू किया जाता था उस टाइम पर जो मनी वैल्यू थी और जो कॉमोडिटी वैल्यू थी वो दोनों क्या थी, इक्वल थी उस टाइम पर। और द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिल्वर कंटेन्ड इन द कॉइन वाज इक्वल टू 1 रुपीज। और हम क्या कह सकते हैं कि जो वो 1 रुपए का सिक्का है, अगर उस 1 रुपए के सिक्के को बेचा जाए तो उससे क्या है, जो 1 रुपए का चांदी का सिक्का है तो उस चांदी को भी अगर बेच दिया जाए तो भी 1 रुपए की वैल्यू उससे मिलने वाली है। और क्रेडिट मनी का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि जो मनी वैल्यू है वो ग्रेटर देन है कॉमोडिटी वैल्यू। अब एग्जांपल के तौर पर आप ऐसा समझ लो, आपके पास बेटा 2000 रुपए का नोट है सपोज करो, राइट। अब आपके पास जो वो 2000 रुपए का नोट है, अब समझो, अब वो 2000 रुपए का नोट जो बेटा अगर आप उसे मार्केट में लेकर चले जाओ और उसको बोलो कि अगर आप 2000 रुपए की उसकी वैल्यू दोगे तो बेटा आपको वो मार्केट में पैसे या फिर सामान आपको इसलिए देगा बिकॉज इट इज एक्सेप्टेड एज एन राइट एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज और उसकी वैल्यू है 2000 रुपए। लेकिन अगर आप नॉर्मली उसको देखोगे तो क्या उस कागज को, अगर किसी और कागज को उसी शेप का एक कागज लेके चले जाओ मार्केट में और लोगों को बोलो ये 2000 रुपए का नोट है, इसको एक्सेप्ट कर लो ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो क्या उसको कोई एक्सेप्ट करने वाला है? नहीं एक्सेप्ट करेगा बेटा उस केस के अंदर, उस सिनेरियो के अंदर। वही मतलब है क्रेडिट मनी का। तो क्रेडिट मनी के केस में जो मनी वैल्यू है और जो कॉमोडिटी वैल्यू है वो कभी भी इक्वल नहीं होती है, बल्कि मनी वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन होगी किससे, कॉमोडिटी वैल्यू से। योर मनी वैल्यू विल बी ग्रेटर देन द कॉमोडिटी वैल्यू। तो कहता है सर इट रेफर्स टू दैट मनी ऑफ विच, कहता है सर इट रेफर टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन commodity value. Example, what is the market value of the metal that the rupee coin is made of in India? Obviously much lower than the money value of the rupee coin. Example के तौर पर आपसे कहता है कि आप राइट एक मेटल का कॉइन जो आप इंडिया के अंदर देखते हैं 5 रुपए का सिक्का, उसके अंदर वैल्यू तो लिखी गई है 5 रुपए की, लेकिन अगर आप उस सिक्के को मार्केट में लेकर ऐसे बेच दो, उसके ऊपर वैल्यू ना लिखी हो, तो क्या उसकी वैल्यू 5 रुपए की होगी? नो सर, ऐसा नहीं होगा। तो क्या कहता है सर, कहता है ऑब्वियसली उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं कम रहने वाली है रुपए कॉइन से। अदरवाइज पीपल वुड हैव मेल्टेड इट एंड हैव सोल्ड दैट इन द मार्केट एट अ प्राइस हायर देन 1 रुपीज। वरना लोग क्या करेंगे, अगर उससे अगर मान लो सपोज करो एक एग्जांपल, 5 रुपए का सिक्का है और वो गोल्ड का बन के आने लगे मार्केट के अंदर, गवर्नमेंट जो गोल्ड के सिक्के मार्केट में लेके आने लगे मेटल की जगह, तो आप खुद सोचो ना, आप क्या करोगे, घर पे ले जाओगे और उसको मेल्ट करके और उसको कन्वर्ट कर आप क्या करोगे, मार्केट में बेच दोगे, क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी सर, है ना। उसकी 5 रुपए से तो वैल्यू ज्यादा होगी गोल्ड सिक्के के केस में अगर कंपेयर किया जाए तो। जी सर ऐसा होगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, क्रेडिट मनी बोला जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि क्रेडिट मनी का मतलब है कि जो मनी वैल्यू है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द कॉमोडिटी वैल्यू, यानी कि उसके अंदर जितना मेटल है, उस मेटल होल्ड कर रहा है, उस मेटल से ज्यादा उसकी वैल्यू है, ये कहा जाता है इसके अंदर। और अगर आपसे पूछा है फुल बॉडीड मनी का कॉन्सेप्ट, तो यहां पर आपको जो मनी वैल्यू है और जो उसके अंदर जो वो मेटल है उसकी जो वैल्यू है वो दोनों इक्वल होती है एक दूसरे के। आ रही है सर इतनी बात समझ में? जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से हमें ये चीजें समझ में आ रही है। अगर आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ रही है और आप एंजॉय कर रहे हैं पढ़ना, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
थर्ड हम समझते हैं सर फंक्शन ऑफ द मनी। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है कि मनी एज ए मीडियम क्या करता है, इसके फंक्शंस क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो मनी दो फंक्शन परफॉर्म करता है। तो फंक्शन ऑफ द मनी कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरी। दो कैटेगरी के अंदर जो मनी के फंक्शन है उसको डिफाइन किया जा सकता है। सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी फंक्शन आता है और दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है सेकेंडरी फंक्शन, और इसको बोला जाता है सब्सिडरी फंक्शन भी। क्या बोला जाता है इसे? सब्सिडरी फंक्शन भी बोला जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो मनी ऐसे मीडियम है उसके दो फंक्शन है, एक हमारे पास प्राइमरी फंक्शन है और एक हमारे पास सेकेंडरी फंक्शन है। अब आइए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं प्राइमरी फंक्शंस की, कि दैट व्हाट आर द बेसिक प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मनी, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं प्राइमरी फंक्शन की बात करूं, सबसे मेन फंक्शन की बात करूं मनी की, तो दो जो उसके प्राइमरी फंक्शन है, सबसे पहला क्या है? इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि यहां पर इसको एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज किया जाता है, और जब उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज किया जाता है तो इट कैन बी इजिली यूज्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स। क्या कहता है? गुड्स और सर्विसेज को बेचने के लिए क्या किया जा सकता है? इसको यूज किया जा सकता है आसानी से। ठीक है, समझे एक बार। तो क्या कहता है सर? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एक्ट एज ए मीडियम फॉर द सेल्स एंड द परचेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो मनी जो है वो एक्ट करता है एज ए मीडियम फॉर द सेल्स एंड द परचेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड क्या कहता है? इट हैज मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू। इट मींस दैट द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज मेजर्ड इन द मॉनेटरी यूनिट, राइट। तो जितने भी गुड्स और सर्विसेज है उसको क्या किया जा सकता है? मेजर किया जा सकता है। किसके सेंस में? गुड्स और सर्विसेज के सेंस में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा है व्हाट आर द बेसिक और प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी, तो देयर आर टू प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द मनी। नंबर वन फंक्शन इज दैट इट इज बेसिकली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसको एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर क्या किया जा सकता है? एक्सेप्ट किया जा सकता है। और दूसरी बात क्या है? इट हैज मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू, यानी कि जो उसकी वैल्यू है उसकी वैल्यू को डिराइव किया जा सकता है, उसकी वैल्यू को मेजर किया जा सकता है। अगर आप उसको स्टोर करेंगे तो उसकी वैल्यू को इंक्रीज किया जा सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो बोला गया है। इट मींस दैट द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इज मेजर्ड इन द मॉनेटरी यूनिट। और यहां पर साथ ही साथ में ये बोला गया कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी वैल्यू को भी मनी के टर्म्स में क्या किया जा सकता है? एक्सप्लेन किया जा सकता है कि भाई अगर मैं ये मोबाइल फोन की बात करता हूं तो इस मोबाइल फोन की वैल्यू 25,000 रुपए है, तो ये 25,000 रुपए जो है इसकी वर्थ लगाई जा सकती है, जो कि पहले पॉसिबल नहीं हुआ करता था जब हमारे पास बार्टर सिस्टम हुआ करता था। आगे बात समझ में? बोलो बेटा, क्लियर है इतनी बात? जी सर। सेकंड समझिएगा बेटा, सेकेंडरी और सब्सिडी। सेकंड हमारे पास पॉइंट क्या है बेटा? सेकेंडरी और सब्सिडरी फंक्शन क्या है मनी के? व्हाट आर द बेसिक सेकेंडरी और सब्सिडरी फंक्शन ऑफ द मनी? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले क्या कहता है सर? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव आ गया बेटा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या क्या है कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को मनी के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ये इसके प्राइमरी फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन भी हमारे पास है। सेकेंडरी का मतलब क्या? ये बात की बात है, मेन जो कॉन्सेप्ट है मनी का वो हमें पता चल गया कि मनी को किस तरह से यूज किया जा सकता है और किन फंडामेंटल्स के लिए यूज किया जा सकता है। अब सेकंड अगर आप समझेंगे सेकेंडरी फंक्शन और सब्सिडरी फंक्शन के तौर पर, सबसे पहले बोला गया कि स्टैंडर्ड है डेफर्ड पेमेंट का। डेफर्ड पेमेंट का मतलब है कि फ्यूचर में अगर पेमेंट करनी है तो आप इसे डिफाइन कर सकते हैं किसके टर्म्स में? मनी के टर्म्स में, कि भाई फ्यूचर में पेमेंट कितनी करनी है। फ्यूचर में पेमेंट सर 50,000 की करनी है, फ्यूचर में पेमेंट सर 1,00,000 रुपए की करनी है। इसके अंदर इसको क्या किया जा सकता है बेटा? डिफाइन किया जा सकता है, बताया जा सकता है इसके अंदर। ये बात की जा रही है। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? जी सर। तो सेकेंडरी फंक्शन क्या है अपना? कि इसको मनी के टर्म्स में यूज किया जा सकता है, यानी कि एक स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट ये माना जाता है। Deferred payment means that made something in the future or any payment that is made in the future। तो किसी भी पेमेंट को अगर फ्यूचर में किया जाता है तो उसको हम क्या मान सकते हैं बेटा? एक स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मान सकते हैं फ्यूचर के लिए। सेकंड क्या कहता है सर? स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है कि भाई अगर आप मनी को आज सेव करोगे तो इसकी वजह से आपकी वेल्थ जनरेट होगी फ्यूचर के लिए, राइट। तो क्या कहता है सर? स्टोर ऑफ वैल्यू इंप्लॉइज स्टोर ऑफ वेल्थ। जितना ज्यादा आपके पास पैसा होगा, जितने ज्यादा आप करेंसी होल्ड करके चलेंगे, उतने ज्यादा ही आपकी वेल्थ फ्यूचर के लिए होगी। थर्ड क्या कहता है बेटा? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, राइट। कहता है इट कैन बी ट्रांसफर टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसकी जो ट्रांसफर ऑफ द वैल्यू का मतलब क्या है? अब इंडिया का अगर मान लो बेटा 2,000 रुपए का नोट है, तो बेटा इसकी वैल्यू अगर जम्मू एंड कश्मीर में 2,000 रुपए की है, तो यही वैल्यू इसकी अगर आप साउथ में तमिलनाडु चले जाओ तो यहां पर भी इसकी वैल्यू कितनी ही रहने वाली है? 2,000 रुपए ही रहने वाली है। इसका मतलब क्या बेटा? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, कि इसको अगर ट्रांसफर किया जा सकता है वैल्यू के लिए, राइट, थ्रू आउट दी वर्ल्ड और थ्रू आउट दी कंट्री जहां पर भी इसको यूज किया जाता है।
अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है बेटा सप्लाई ऑफ मनी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सप्लाई ऑफ मनी। अब सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या है? अगर मैं बात करता हूं सप्लाई ऑफ मनी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बेटा, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, राइट? याद होगा आप लोगों को स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट के बारे में। स्टॉक का मतलब क्या है बेटा? स्टॉक कॉन्सेप्ट हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। किसकी बात करता है? हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। वहीं पर बेटा हमारे पास एक आता है फ्लो कॉन्सेप्ट। जो फ्लो कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ये पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है। किसकी बात करता है? ये पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है। ध्यान से समझ लो, ध्यान से इस चीज को याद कर लेना कि सर जो हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है वो किसकी बात करता है? पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। तो जो सप्लाई ऑफ मनी जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, इसलिए स्टॉक कॉन्सेप्ट है। कहता है इट रेफर टू द टोटल स्टॉक ऑफ द मनी। याद रख लीजिएगा, सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या है कि इसका बेसिक मतलब है कि टोटल स्टॉक मनी का जो लोगों के द्वारा हेल्ड किया जा रहा है, जो कंट्री के लोग हैं, पूरे के पूरे देश के अंदर जितने भी नागरिक हैं, उनके द्वारा कितना स्टॉक होल्ड किया जा रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। किसका सर? मनी का। उसको बोला जाता है सप्लाई ऑफ मनी। क्या बोला जाता है? सप्लाई ऑफ मनी। तो सप्लाई ऑफ मनी इज बेसिकली स्टॉक कॉन्सेप्ट। इट बेसिकली मींस द टोटल स्टॉक ऑफ मनी। क्या सर? टोटल स्टॉक ऑफ मनी जिसको हेल्ड किया जा रहा है लोगों के द्वारा कंट्री के एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। एक लोगों के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना स्टॉक है उसको बोलते हैं अपन लोग क्या? सप्लाई कंसेप्ट। क्या बोलते हैं अपन लोग? सप्लाई ऑफ मनी। जो सप्लाई ऑफ मनी है इसके अंदर दो चीजें नहीं आती है बेटा, ध्यान से समझ लो। जो सप्लाई ऑफ मनी है, तो मैंने क्या बोला सर? सप्लाई ऑफ मनी के अंदर क्या है कि पूरी की पूरी कंट्री के अंदर जो लोगों के द्वारा जो पैसा होल्ड किया जा रहा है वो क्या है सर? हमारा वो मनी है। क्या है? मनी है। तो इसके अंदर दो चीजें इंक्लूड नहीं होगी। सबसे पहली बात, जो स्टॉक ऑफ मनी किसके द्वारा होल्ड किया जा रहा है? गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट का स्टॉक यहां पर नहीं आएगा। यहां पर सिर्फ और सिर्फ लोगों ने कितना पैसा होल्ड करके रखा हुआ है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसको इंक्लूड किया जाएगा। सेकंड थिंग, जितने भी कॉमर्शियल बैंक है हमारे, क्या बेटा हमारे पास जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उसको भी यहां पर इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो यहां पर याद रखिएगा, जब मैं सप्लाई ऑफ मनी की बात करूंगा तो सप्लाई ऑफ मनी के अंदर जितना भी करेंसी होल्ड की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, और सेकंड नंबर पर जितनी भी करेंसीज होल्ड की जा रही है कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा, उसको यहां पर इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसका मतलब यहां पर सिर्फ इस चीज को इंक्लूड किया जाता है कि कितना पैसा होल्ड किया जा रहा है लोगों के द्वारा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। आगे क्या कहता है सर? इट इज सो बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सप्लायर ऑफ मनी। इनको इसलिए इंक्लूड नहीं किया जाता है क्योंकि ये क्या है? सप्लायर ऑफ द मनी है। दे आर नॉट द यूजर ऑफ द मनी। ये मनी को सप्लाई कर रहे हैं। इनका बेसिक काम क्या है? पैसे को सप्लाई करना लोगों के बीच में। आगे क्या कहता है सर? सप्लायर ऑफ मनी इज नॉट ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री। कहता है सप्लायर ऑफ मनी को हम कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं सप्लाई ऑफ मनी के अंदर, क्योंकि बिकॉज दे आर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिंग द मनी। ये लोगों को पैसा बांट रहे हैं, ये खुद के कंजम्पशन के लिए इसको यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको इंक्लूड यहां पर नहीं किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्या कहता है सर? मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई को कैसे मेजर किया जाता है आइए समझ लेते हैं। तो कहता है इन इंडिया देयर आर 4 ऑल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। हमारे पास 4 ऑल्टरनेटिव मेजर्स होते हैं, राइट? और वो मेजर्स हमारे पास क्या क्या है सर? एक हमारे पास M1 है, एक हमारे पास M2 है, एक हमारे पास M3 है और एक हमारे पास M4 है। These are the measures of money supply, right? तो मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं, एक M1, M2, M3 एंड M4। लेकिन हमारी 12th क्लास के अंदर बेटा सिर्फ और सिर्फ M1 की बात होगी, और यहां पर भी हम सिर्फ और सिर्फ M1 के बारे में बात करेंगे। M2, M3, M4 के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। तो कहता है सर पॉपुलरली नोन एज M1, M2, M3 एंड M4। और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बात करूं M1 की, तो M1 का मतलब क्या होगा सर? तो M1 कैसे निकलेगा? M1 का मतलब है C। याद रखिएगा बेटा, M1 का मतलब क्या है सर? M1 का मतलब है C प्लस DD प्लस OD। क्या मतलब M1 का? M1 का मतलब है सर C प्लस DD प्लस OD। अब इसका मतलब क्या है सर? C का मतलब है सर करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, कि लोगों के पास कितना करेंसी अवेलेबल है, कितना पैसा लोगों के पास अवेलेबल है, इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा क्या? कॉइंस एज वेल एज द पेपर नोट। यानी कि C का मतलब क्या है सर? C का मतलब है कि लोगों के पास, जो पीपल ऑफ द कंट्री है, उनके पास कितना पैसा अवेलेबल है, किस किस के फॉर्म में सर? इसके अंदर लोगों के पास करेंसी आएगी, कौन सी सर? पेपर करेंसी आएगी। और दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या आएगा सर? लोगों के पास कितना कॉइन का स्टॉक है, इसको भी यहां पर क्या किया जाएगा? इंक्लूड किया जाएगा। तो इन दोनों चीजों को अपन लोगों ने इंक्लूड करना है, और वो इंक्लूड करके किस कैटेगरी के अंदर जाने वाले हैं सर? वो C कैटेगरी के अंदर जाने वाले हैं। DD का मतलब क्या होता है बेटा? DD का मतलब है डिमांड डिपॉजिट। तो यहां पर देखिएगा बेटा, DD का मतलब क्या है? डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल
विद द कमर्शियल बैंक्स, लोगों के कितने डिमांड डिपॉजिट जो है वो किसके पास पड़े हैं? कमर्शियल बैंक के पास पड़े हैं। कमर्शियल बैंक के पास कितना पैसा जो है डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में लोगों का पड़ा हुआ है, उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, राइट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है कि ऐसी डिपॉजिट जिसे ऑन डिमांड जो है कस्टमर निकाल सकता है जब मर्जी तब चाहे। ओडी का मतलब क्या बेटा? ओडी का मतलब है ओवरड्राफ्ट। क्या मतलब है? ओडी का मतलब है ओवरड्राफ्ट, राइट। तो क्या कहता है सर, ओडी का मतलब क्या है? इसके अंदर किसको इंक्लूड किया जाता है? इसको इंक्लूड किया जाता है डिमांड डिपॉजिट विद द आरबीआई ऑफ द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नाबार्ड। सेकंड, डिमांड डिपॉजिट विद द आरबीआई ऑफ द फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट। और लास्ट में इसके अंदर आता है डिमांड डिपॉजिट ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। इनके पैसे को भी इसके अंदर क्या किया जाएगा? इंक्लूड किया जाएगा। इसके अंदर इसको क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है सर। ठीक है सर? जी सर, इतनी चीजें क्लियर है? जी सर, हमें ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। और अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया तो आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, जहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे आपकी अगली यूनिट, और उस यूनिट का नाम रहेगा बैंकिंग। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।